गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ये निकालने का टेक्निक 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 होती है। ये सब बच्चे जानते हैं अगर ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस दे दिए जाए तो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये है, वही प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा हूं कि प्रूव दैट दिस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये तीन पॉइंट दे दिए 1,4 इसकी जगह दे दिया 1,4 और एक दे दिया 3,-2 और एक दे दिया -3,16। प्रूव दैट दीस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है ना, ये जो तीन पॉइंट कोलिनियर, आप क्या करेंगे x1 की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल में पहले ही निकालना सिखा चुका हूं। x1 की वैल्यू कितनी है 1, y2 में से y3 घटा दो, y2 मतलब -2, y2 मतलब -2, y3 मतलब 16 प्लस x2 मतलब कितना 3, y3 में से y1 घटा दो, y3 मतलब 16 माइनस y1 मतलब 4, x3 मतलब कितना माइनस का 3, x3 मतलब माइनस का 3, y1 में से y2 घटा दो, y1 में से y2 यानी 4 में से -2, तो 4 + 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/2, ये माइनस का 18 और 16 में से 4 देंगे 12 को 3 से गुना कर दो, 12 36 और 4 और 2 6 6 18। ठीक है, आंसर क्या आ गया 0 इंटू दिस 0। अगर कभी किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए, अगर किसी ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाए तो ये इस बात को शो करेगा कि दीज थ्री पॉइंट मस्ट बी कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर मतलब होता है, इसमें पूछा गया था कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। प्रूव दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे x1 है, 1 के बाद 2 3 आता है, तो y2 माइनस y3 प्लस x2 है, यहाँ पे लिख रखा है x2, यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3 लिखना है, ध्यान रखना ये बात। अगर यहाँ x2 लिख रखा है तो 2 के बाद क्या था 3 के बाद क्या आएगा 1। ठीक है ना, y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पे 3 है तो 1 फिर 2, फिर 1 और 2 का मतलब y1 माइनस y2, सारे पॉइंट प्लॉट और तो सॉल्व करो, रिजल्ट 0 आ गया। अगर इस ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया, एरिया पूरा ये स्पेस कवर कर रहा है ना, अगर ये एरिया 0 हो गया इसका मतलब ये 0 होने का मतलब ये स्पेस होना ही नहीं चाहिए। तो ये स्पेस कब नहीं होगा, जब ये तीनों पॉइंट ए बी सी एक लाइन पर होंगे, ए यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर होगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ए कोमा बी कोमा सी मस्ट बी कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता है these three point are laying on a straight line। ये तीन पॉइंट किस पे पड़े हुए हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे पड़े होने चाहिए। खत्म भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर ये था 10वां, सॉरी 11वां। प्रूव दैट दीस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें प्रूव करना है इफ ये दीस थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर सो दैट दिस इज ए बी ए डैश बी डैश। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है। देखो ए कोमा बी, दूसरा पॉइंट है ए डैश कोमा बी डैश, तीसरा पॉइंट है ए माइनस ए डैश कोमा बी माइनस बी डैश। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो प्रूव दैट, ठीक है, ये ए बी और ये सी पॉइंट जो तीनों गिवन पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट जो गिवन है, ये तीनों पॉइंट जो ना कोलिनियर मान के चलना है। ठीक है, तो प्रूव करके दिखाना है कि क्या ए इंटू बी डैश बराबर ए डैश इंटू बी। प्रूव दैट ए इंटू बी डैश बराबर बी इंटू ए डैश होना चाहिए। ठीक है, ये प्रूव करके दिखाना है, ए इंटू बी डैश बराबर ए डैश इंटू बी। ठीक है जी, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी तो तीन पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट क्योंकि एक ही लाइन पर है,
ठीक है ना, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या एक ही लाइन पर हैं। सो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं या कोलिनियर है, लिखा हुआ कोलिनियर है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर होना चाहिए। याद रखना, कोई 3 पॉइंट दे दी जाए, अगर वो एक ही लाइन पर है तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर ट्रायंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। क्या होगा, 1/2 x1 वही y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर x1 आएगा, यहाँ पे x2 आएगा, यहाँ पे x3। बेटा यहाँ पे अगर x1 है तो यहाँ y2 माइनस y3, x2 है तो y3 माइनस 2 के बाद 3 आता है ना, तो पहले y3 देखो। अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो आंसर गलत आ सकता है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, इस फार्मूले में गलती नहीं करनी। यहाँ पे 2 है तो 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है तो 3 क्या आएगा, 1 फिर 2 आएगा। 1/2 को उधर ले जाओ, ये भी खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू में y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ठीक है, याद है आपके पास। अब x1 की ये इसको क्या मानो, ये x1 ये y1, ये क्या मानो x2 ये y2, ये क्या है x3 ये कौन है y3। ठीक है, सारे पॉइंट इसमें प्लॉट कर दो। x1 कितना है a के बराबर है, ये y2 में से y3 घटा दो, y2 में से क्या घटाना है y3 घटाना है। जरा ध्यान देना, y2 में से y3 घटा दो, b डैश मुझे जैसे सब्ट्रैक्ट करूंगा y3 तो अंदर के साइन बदलेंगे, तो माइनस का b जाएगा और प्लस का b डैश हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 मतलब a डैश, x2 मतलब a डैश, x2 मतलब a डैश, y3 में से y1 घटा दो, y3 कहां पर है, y3 ये b माइनस b डैश, y3 में से घटा दो बेटा, y3 मतलब b माइनस b डैश से घटा दो y1 कितना है b के बराबर है, प्लस x3 कितना चेक करो, x3 a माइनस a डैश, a माइनस a डैश, a माइनस a डैश। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में रख दिया x3 a माइनस a डैश, y1 में से y2 घटा दो, y1 में से y2, y1 में से y2, b में से b डैश, तो b माइनस b डैश दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके एंड में ये आंसर बचना चाहिए, बाकी सब कट जाएगा, जो बचेगा दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलो देखते हैं एक बार यहाँ पे क्या बन जाता है, a b डैश, चलो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ, a b डैश माइनस a b प्लस a b डैश प्लस, यहाँ पे चेक करो कुछ करता है b और माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, b और माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस a डैश b डैश, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस a को b से a को b डैश से माइनस a b डैश माइनस a डैश b माइनस माइनस प्लस आ जाएगा a डैश इनटू b डैश इक्वल टू 0। अब इसमें जो कटना है वो काट दो बेटा, जो कट जाएगा काट दो, फिर जो बचेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आप चेक करो a डैश b डैश है, a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा मुझे a b डैश चाहिए, a b डैश ये रहा भाई, a b डैश ये रहा। ठीक है, a b डैश दो बार आ गया, b a डैश चाहिए, b a डैश चेक करो, b a डैश और है नहीं b a डैश, या कोई गलती कर दी, गलत आ रहा है तो चेक करना, a b डैश आ गया, माइनस का a b आ गया, a b डैश आ गया। ठीक है, a b डैश दो बार आ गया। ठीक है, और माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि x2 कितना था, x2 था a डैश और y3 था b माइनस b डैश में सब्ट्रैक्ट कर दिया था क्या y1 मतलब b। ठीक है, ये कैंसिल हो गया था, तो यहाँ माइनस का b डैश माइनस का a डैश इनटू में b डैश आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे x3 कितना था, x3 इक्वल टू x3 a माइनस a डैश था, y1 में से y2 घटाओ, y1 में से y2 घटा देंगे, b माइनस b डैश। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, a b आ गया माइनस a b डैश आ गया, माइनस a b डैश माइनस a डैश b आ गया और माइनस माइनस प्लस a डैश b डैश आ गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बच गया, a b डैश ये रहा, a b डैश 2ab डैश बच गया। ठीक है, a b से a b कैंसिल हो गया और ये a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बच रहा है, a b डैश दोनों आ चुका है। ठीक है, a b डैश यहाँ पर ही बच रहा है, यहाँ पे गलती आ रही है, ये a डैश b आ गया। ठीक है, ये a b डैश कैसे आया, a b डैश
हाँ क्या गलती है? हैं? ए बी डैश लेगा। अच्छा ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल कर दें, ठीक है, ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल, ए बी डैश तो ये बच गया, ठीक है, बाकी ये सब कैंसिल हो गया, एक ए डैश बी बच गया, ठीक है भाई, माइनस ए डैश बी इक्वल टू 0, ठीक है बेटा, ठीक है, इसको उधर ले आओ, ए डैश, ठीक है, ये प्रूव करना था बस, कैलकुलेशन था, कोई देख रहा, कैलकुलेशन तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आगे चल रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices is given by this, अपने आप करना, मैं नहीं कर रहा। 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ locus of a point which moves so that its distance from the x axis is twice its distance from the y axis। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, चेक करना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये आपको गिवन, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है एक पॉइंट मूव कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के लोकस की इक्वेशन निकालो, व्हिच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक पॉइंट मूव कर रहा है, चलो मैंने कह दिया पी पॉइंट यहां पर, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मान लिए, इस पॉइंट की देखो ध्यान दो क्या कहता है, इस एक जो पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस निकालना चाहते हैं, व्हिच मूव्स सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, अब इसकी एक्स एक्सिस से दूरी, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, चलो पी एम कह देंगे, ये इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी कितनी, पी है, जो किसके बराबर है, इज ट्वाइस, वो दुगने के बराबर है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, इसकी दूरी वाई एक्सिस, इसकी दूरी वाई एक्सिस से, इसको पी एम कह दो, तो इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी पी एम है, जो बराबर है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी पी एम है, जो बराबर है किसके, 2 टाइम्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, इसकी दूरी y एक्सिस से, इसकी y एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको pn कहेंगे, ठीक है, pn कहेंगे। अच्छा जब आपने पॉइंट प्लॉट किया हो तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, x, इसको देख के कह रहा हूं ये x पॉइंट रहा होगा, ये y को क्या, ये डिस्टेंस कितना रहा होगा यहां से यहां तक का, ये y के बराबर होगा, तो ये डिस्टेंस y हो गया, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, दोनों बराबर है, अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड पैरेलल होती है, ठीक है, इस केस के अंदर, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अच्छा तो इसके अंदर pm बराबर 2pn हो गया, बस pm कितना है, pm दैट इज इक्वल टू y, pm कितना है, pn ये रहा भाई, pn कितना है x, तो y बराबर क्या आ गया 2x, बस निकल गया, आंसर आ गया भाई बेटा, आंसर आ गया y बराबर 2x, लेकिन एक बात छोटी सी है, ठीक है, वो देखते हैं क्या है। सोचो अगर ये p ऑफ x y यहां पे ना हो के यहां पर होता, तो अगर ये p ऑफ x y यहां पे ना हो के इस क्वाड्रेंट में होता, तो अगर ये इस क्वाड्रेंट में होता तो उसके अंदर अलग अलग केस बन सकते थे, ठीक है ना, हर एक के अंदर अलग अलग केस बन सकते, तो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, ये पहला केस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आंसर आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, चलो सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो, सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो pm किसके बराबर होता, 2pm के बराबर होता, लेकिन ध्यान देना pm की वैल्यू वही y रहती, 2 रहती, pm की वैल्यू वही x, pm वही y रहता, pm वही y रहता, pn वही x रहता, लेकिन इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा x कैसा होता है, नेगेटिव, x कैसा होता है नेगेटिव, और y कैसा होता है पॉजिटिव, तो x वाला केस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो आपने इस pn की वैल्यू यहां पे लिख दी है -x, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x, बस खत्म, ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है, y बराबर क्या जाएगा, माइनस का, y बराबर माइनस का 2x, ठीक है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट होता, थर्ड क्वाड्रेंट, तो pm बराबर वही 2pn लिखो, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होने वाला, थर्ड क्वाड्रेंट बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट होता, इस केस में x कैसा नेगेटिव और y कैसा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते, तो यहाँ पे y बराबर 2x तो आता, लेकिन दोनों ही कैसे हैं यहाँ पर नेगेटिव है, y x भी नेगेटिव, y क्योंकि x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, तो यहाँ माइनस का y
बराबर 2 इंटू में माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो गया भाई, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा, क्वाड्रेंट नंबर अगर फोर्थ होता, क्वाड्रेंट नंबर क्या होता, फोर्थ होता, तो वही pm बराबर 2pn होता, लेकिन y बराबर 2x होता। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट बता रहा हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता, y नेगेटिव होता। तो x पॉजिटिव होता और y नेगेटिव, तो माइनस y होता, यहाँ पर 2 इंटू में प्लस का x रहता, क्योंकि यहाँ इस केस में y नेगेटिव है, इसलिए y की जगह माइनस y डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास, तो ये y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। फिर ये नहीं लिखना डायरेक्टली, डायरेक्टली फिर ये लिखना, ठीक है, y बराबर माइनस 2, इसको डायरेक्टली ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये सीधा कर देंगे, ये आ गया हमारे पास। तो इस तरह से इक्वेशन क्या बनी, y बराबर 2x, यहाँ से क्या बनी y बराबर माइनस 2x, यहाँ से क्या बनी y बराबर 2x, यहाँ से क्या बनी y बराबर माइनस 2x, या तो y बराबर 2x है या y बराबर माइनस 2, इक्वेशन क्या बन जाएंगे एंड में प्लस माइनस 2x। तो सो इट्स इक्वेशन इज गिवन बाय दिस। ये उस पॉइंट का लोकस है, उस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन वो ये होनी चाहिए जो यहाँ लिखा रही है y बराबर प्लस माइनस 2x। लोकस मतलब होता है रास्ता, लोकस मतलब क्या होता है, रास्ता, किसी चीज का रास्ता, किसी चीज का ऑर्बिट, वो ऑर्बिट बनाता जा रहा है। जैसे कि जिसकी मून है, चांद है, वो पृथ्वी की चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है ना, जरूर थोड़ी बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कुलर फॉर्म में हो, ठीक है, वो इलिप्सॉइड फॉर्म में होता है, इलिप्स बनाता है एक तरह से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन भाई इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, a point in is such that the difference of the sphere of distance from the two fixed point is and this is constant and equal to 2a। p पॉइंट मूव करता है, इस पॉइंट का दो पॉइंटों से डिस्टेंस, बेटा एक पॉइंट है s डैश, दूसरा है s, इसको नाम दिया गया है -a,0, दूसरा पॉइंट है a,0। देखो क्या कहता है, कहता है एक पॉइंट इज सच दैट, जैसे कि मैंने ये पॉइंट नाम दे दिया p ऑफ x, y, इट इज सच दैट द डिफरेंस निकालो, किसका, किस चीज का डिफरेंस, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू, इसकी दूरी, इस p पॉइंट की दूरी निकालो फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट, ये दो फिक्स्ड पॉइंट है s और s डैश, इस p पॉइंट की इस s और s डैश से जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस निकालो, फिर उस डिस्टेंस का स्क्वायर करो, फिर उस स्क्वायर का डिफरेंस निकालो, वो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, s डैश p, ये डिस्टेंस निकालो। सबसे पहले क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला आपको आता है, s डैश p, x में से माइनस एक ना, देखो x प्लस a का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला आता है आपको पहले से ही, x में से माइनस एक प्लस a, y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ही आप sp निकालो, ये sp है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये गिवन है s डैश p और ये गिवन है sp। इसको क्या कहता है, देखो इस p पॉइंट की दोनों से डिस्टेंस निकालने के बाद उनके डिस्टेंस निकाल दिया, उस डिस्टेंस के स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों का स्क्वायर करो, फिर डिफरेंस निकालो, इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर जो गिवन है 2, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। उन दोनों का जो डिस्टेंस निकला, उन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो sp का स्क्वायर फिर s डैश p का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट नंबर व्हिच इज इक्वल टू 2a, दैट इज गिवन, 2a इज गिवन, ठीक है ना। तो ये हमें गिवन है। अब आपको sp का होल स्क्वायर जैसे करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस y का स्क्वायर माइनस, अरे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, sp का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा, s डैश p का होल स्क्वायर, s डैश p एच का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस, और ये आ जाएगा y का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, दैट इज इक्वल टू 2। अरे इसको सॉल्व कर लो, a माइनस b का होल स्क्वायर बोलो, y का स्क्वायर करो, x प्लस a का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर सिंपलीफाई करो, आंसर आ जाएगा, बस खत्म काम। क्या समझ पाए या नहीं समझ पाए, जल्दी बताओ, समझ रहे हो क्या? अरे सभी बच्चे समझ रहे हैं?
मेरी तरफ से तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, अब नई एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ 10.1, ठीक है ना। अब शुरू होगी आपकी असलियत में तो स्ट्रेट लाइन तो अब शुरू होने वाली है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जो है ना 10:30 बज जाते, सॉरी 7:30 बज जाते हैं, उसके बाद अपना एंट्री कर रहे हैं। अरे इतना टाइम से आया करो, ऐसे थोड़ी होता है जब मर्जी आ रहे हो, ये बात नहीं चलेगी भाई। चलिए आगे चलता हूं बेटा, स्ट्रेट लाइन शुरू कर रहा हूं, नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, 10.1 एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन। अभी तो रिवाइज एक्सरसाइज चल रही थी, ठीक है जी, वो समझा चुके हम आपको रिवाइज एक्सरसाइज। अब 10.1 एक्सरसाइज की बात करने वाला हूं। 10.1 एक्सरसाइज में हम जो करेंगे, सबसे पहले जो हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक लाइन का स्लोप, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन एक्चुअली में एक क्या है, ग्राफ है एक तरह का, ठीक है, जिसके अंदर कोई बेंडिंग नहीं होती। जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन होती है, आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में पहले से ही। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा होता है और इट्स इक्वेशन, इट्स जनरल इक्वेशन की होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वैसे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं। दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे भी y की पावर कितनी है, 1 है। x की पावर 1 है, y की पावर, अगर x और y की पावर 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन की लीनियर इक्वेशन होती है। अब इसमें हमेशा लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के अंदर हमेशा x की पावर 1 होगा और y की पावर भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान देने वाली है, x की पावर भी 1 होना चाहिए और y की पावर, दैट इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की बताइए क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा अभी फिलहाल, भाई अब जो बात करने वाले हैं वो क्या है। वैसे इसकी डेफिनेशन बताना चाह रहा था लेकिन अभी रहने दो, डेफिनेशन बताया छोड़ो। लाइन की डेफिनेशन भी होती है क्या है, लेकिन पहले हम बात करते हैं स्लोप ऑफ लाइन। सबसे पहला काम यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है। लाइन के बारे में तो आप 9th और 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि 9th और 10th के अंदर आप याद है किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करा करते थे आप। 9th और 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते थे। ग्राफ बनाने के लिए आप टेबल बनाया करते थे जो एक्स और वाई की फॉर्म में एक लाइन हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम एक स्लोप ऑफ लाइन पढ़ने वाले। स्लोप ऑफ लाइन क्या है बाय डेफिनेशन? एक्चुअली कहते हैं कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक क्या वर्टिकल लाइन है। ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये गिवन है, ठीक है। ये 2 डायमेंशनल प्लेन गिवन होगा कि यहाँ पे कोई किसी इस 2 डायमेंशनल प्लेन, जितनी भी लाइनें पड़ी हुई है इस दुनिया में, जितनी भी लाइनें पड़ी हुई है, देखो लाइनें 2 जगह पे होती है, 2 स्पेस होते हैं लाइनों को रखने के लिए। लाइनें है कहाँ पे, लाइनें कहाँ पड़ी हुई है? तो सबसे बड़ी बात तो है लाइनें 2 तरह के स्पेस में पड़ी होती है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन में, एक 3 डायमेंशनल प्लेन कहते होती है, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल प्लेन जो ये होता है जैसे कि बोर्ड, ये दैट इज अ 2 डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है। जैसे कि आपकी बुक का जो फ्रंट फेस है वो भी 2 डायमेंशनल प्लेन है। जो दीवार है, दीवार का जो सरफेस है दैट इज 2 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। जैसे कि फर्श है, फ्लोर हो गया, जैसे कि सीलिंग हो गई, ये सब क्या है 2 डायमेंशनल प्लेन है। जब आप इस दीवार से बाहर आ जाते हैं, जैसे कि आपको जहां जिस स्पेस में आप बैठे हुए हैं दैट इज 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। तो उस 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो लाइनें होती है उसकी इक्वेशन कुछ अलग तरह की होती है, जो आपने 2 डायमेंशनल +2 क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो लाइन की इक्वेशन होती है वो कुछ अलग तरह की होती है, ठीक है। और जो हम 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले हैं वो 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर पढ़ने वाले हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस में नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर स्ट्रेट लाइन पढ़ने वाले वो वही लाइनें हैं जो आपने 9th और 10th क्लास के अंदर पढ़ी थी और आप उसका ग्राफ ड्रॉ करा करते थे, ठीक है। दैट इज 2 डायमेंशनल स्पेस। अच्छा, ये 2 डायमेंशनल स्पेस पे यहाँ पे लाइन कैसी है, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कैसे जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फिलहाल एक लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, कहीं भी काटते हुए जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन। तो ये स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है? स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है अगर कोई स्ट्रेट लाइन जैसे यहाँ जा रही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एक एंगल बनाती है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, अच्छा ये किसे कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस नजर आ रही है, जो ये एक्स एक्सिस नजर आ रही है,
इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, जो आपके राइट हैंड साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस है, ठीक है। अरे इसका मतलब ये हुआ स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ से जा रही हो तो, अगर यहाँ से जा रही तो ये भी पॉजिटिव, ये भी क्योंकि इस डायरेक्शन को देखना हमने, एक इस डायरेक्शन को देखना, इस डायरेक्शन में चलना है, दैट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अगर आप डायरेक्शन ये ले लोगे ना, ये वाली डायरेक्शन ले लोगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ये गिवन है, ये स्ट्रेट लाइन क्या करती है, मेक एन एंगल, एक एंगल बनाती है थीटा। ये क्या करती है स्ट्रेट लाइन, एक एंगल बनाती है थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब होता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहता है जो स्ट्रेट लाइन है वो एक एंगल बना रही है थीटा, यहां चेक करो एक एंगल बना रही है थीटा, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है थीटा, लेकिन कैसे बना रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल चेक करना है। अरे बेटा आप ये भी तो कह सकते हो एंगल तो ये भी बन रहा है जी, लेकिन मुझे ये एंगल चेक नहीं करना, ध्यान रखना ये एंगल चेक नहीं करना, क्या करना है, लाइन कैसे भी ड्रॉ कर दो, चाहे ऐसे ड्रॉ करो, चाहे ऐसे ड्रॉ करो, चाहे ऐसे ड्रॉ करो, लेकिन जो स्ट्रेट लाइन है इस एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी कैसे चलती है, जो घड़ी कैसे चलती है ना, तो एंगल मुझे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मेजर करना पड़ता है, वो भी एक्स एक्सिस के साथ ही मेजर करना है। ध्यान रखना ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जो एंगल बनाती है, ये एंगल इंपॉर्टेंट है। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसको हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे, याद रखिए बात। और ये एंगल जो स्ट्रेट लाइन जो एंगल बना रही है, मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव, इसको नाम दे दिया गया थीटा, ठीक है, आप अल्फा बीटा गामा कुछ भी कर दो, ये एंगल बनाती है थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल बने, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बने, ये बार बार बता रहा हूं। विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि जो एंगल बन रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ ही बना है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना है, तो जो भी ये एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे इसको, ठीक है, इसे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलेंगे। अच्छा ये स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है, तो स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ये हो गई, ये कितनी झुकी हुई है, ये स्ट्रेट लाइन किसी भी सरफेस के साथ, किसी सरफेस के साथ कितनी झुकी हुई है, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। जैसे कि आप समुद्र का तल है, जैसे कि समुद्र का तल ये, अरे सी लेवल, ये सी लेवल है, क्या ये सी लेवल है, तो कोई जैसे कि आपने सी लेवल देख लिया है, ठीक है, आपने कई जगह देखा होगा ना, कई जगह देखा होगा जो रेलवे स्टेशन होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कितना ऊंचा है, 4400 मीटर ऊंचा। रेवाड़ी के स्टेशन के ऊपर जाके देखेंगे उसके बोर्ड के ऊपर लिखा होगा कि भाई सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है, ये रेलवे स्टेशन सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। तो जितने भी स्टेशन होते हैं ना, जिनको उनकी ऊंचाई होती है, ये इतना ऊंचा स्टेशन है, ये इतना ऊंचा स्टेशन, तो वो कहां से मेजर करते हैं, सी लेवल से मेजर किया जाता है। जैसे कि हमारा जो समुद्र है, जैसे कि गुजरात के नजदीक जो समुद्र हो गया, या फिर उसका जो लेवल, उसका जो सरफेस है, उस सरफेस से हम कितनी ऊंचाई पर है, ठीक है ना, हम कितनी ऊंचाई पर है, वो शहर कितनी ऊंचाई पर है, तो वो उस ऊंचाई के हिसाब से वहां पे रेलवे स्टेशन के ऊपर लिखा होता है कि ये समुद्र से इतना ऊंचा है, ठीक है, जैसे कि ये सी लेवल हो गया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ लाइन। लाइन का स्लोप का मतलब क्या है, जैसे कि उन्होंने डेफिनेशन बताई उसको हम फॉलो कर रहे हैं। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या है, टेंजेंट विद एंगल इंक्लिनेशन। जो ये स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल इंक्लिनेशन बना रही है, उस एंगल के साथ अगर मैं टेंजेंट लगा दूं, टेंजेंट कौन सा, वही टेंजेंट जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, टेंजेंट ये वाला, टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट के साथ ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा लगा दे, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। इसको अब हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल लेटर m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, भाई डेफिनेशन से आया है ऐसा, ठीक है, इससे आया ये डेफिनेशन से ऐसा आया है, m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। वैसे तो इसका मतलब ये भी होता है कि भाई स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू द x कोऑर्डिनेट, ठीक है। लेकिन ये बात है ना, अब रेट ऑफ चेंज क्या चीज होती है, ये चीज मैं आपको समझाना सही नहीं समझता, क्योंकि रेट ऑफ चेंज का मतलब डेरिवेटिव से होता है। डेरिवेटिव हमें अभी इतना
क्लियर नहीं डेरिवेटिव है क्या चीज, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ये बात डायरेक्टली डेफिनेशन से बोल सकते हैं कि किसी लाइन का स्लोप क्या होगा। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक थीटा एंगल बनाती है। दिस थीटा एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसके साथ अगर मैं टेंजेंट ले लेता हूं, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। ये लाइन का क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। यहाँ पे जो थीटा है, जो ये थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री होनी चाहिए। ये बात ध्यान करो, याद कर लो ये बात कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, इससे बाहर नहीं हो सकती, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये स्लोप ऑफ लाइन को डायरेक्टली याद कर लीजिए क्या, कि जो लाइन, कोई लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी उसके साथ टेंजेंट लगा दो, तो दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो ये लाइन का स्लोप निकालेगा। फिलहाल इतनी बात याद करनी। और थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में होती है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन एक ऐसे जा रही है, ये स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बना रही है, जैसे कि 120 डिग्री। ध्यान दो, ठीक है। कितना एंगल बना दिया, 120 डिग्री। तो दैट इज द इंक्लिनेशन, दिस इज इंक्लिनेशन। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, ठीक है। कोई स्ट्रेट लाइन इस सरफेस के साथ, सरफेस कौन सा है यहाँ पर, ये सरफेस है, ये वाला, इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, इस सरफेस से। ये दैट इज द इंक्लिनेशन, ये झुकाव कहलाता है इसका, ठीक है। ये लाइन ऐसे घूम जाती है, इसको घुमा सकते हो। इधर घुमाओगे तो एंगल कम होता चला जाएगा, इधर घुमाओगे तो एंगल क्या होगा, कम होता चला जाएगा, इधर आ जाएगा। और यूं घुमा सकते हैं इसको, ऊपर पास 180 डिग्री तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता भाई। तो इसलिए थीटा की वैल्यू, इसको ध्यान रखना, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में अप्लाई करती है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे करती है। तो अगर थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, तो स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन निकालो। इस लाइन जो दैट इज द लाइन एल कह सकते हैं, दिस इज ए लाइन। इस लाइन का स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू एम। ध्यान रखना, लाइन के स्लोप को हम स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करेंगे। जो लाइन का स्लोप होता है उसको स्मॉल लेटर एम से, इसको नाम दे दिया गया स्मॉल लेटर एम, ताकि हम बार-बार इसका यूज करेंगे आगे जाके, ठीक है। वैसे ये किसके बराबर होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर होता है। बट व्हाट इज थीटा? थीटा मतलब होता है ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ एक्स एक्सिस का कितना एंगल बनाती है, 120 डिग्री बनाती है। इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन। ये लाइन का स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। एंगल कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं कि 120 डिग्री का बना है। चलो मैं अब लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, तो क्या होगा देखना। लाइन कैसे भी हो सकती है, तो लाइन अगर ऐसे हुई तो ये एंगल बनाएगा थीटा। इसको मान लेता हूं, क्या पता है 30 डिग्री हो, तो थीटा की जगह 30 डिग्री पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, जरा ध्यान देना। लाइन ऐसे हो गई तो बिल्कुल स्ट्रेट भी तो जा सकती है। अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, तो ये स्ट्रेट लाइन जब बिल्कुल स्ट्रेट चली गई तो इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। अब ये जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो ये कभी मीट करेंगे, ये आगे बढ़ते रहेगी, लेकिन कभी इसको मीट नहीं करेगी। इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बनेगा? जब दो लाइनें पैरेलल चलती जाए तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का कह सकते हो। क्या कह सकते हो? 0 डिग्री का एंगल बना सकते हो। तो थीटा की जगह 0 डिग्री डाल देंगे इस केस में, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। या फिर 180 डिग्री भी डाल सकते हैं। या तो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई एंगल पूछ ले, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल पूछ ले, तो पता क्या कहेंगे? दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री का है या 180 डिग्री का भी हो सकता है। कितने डिग्री का हो सकता है? 180 डिग्री का भी हो सकता है। 180 डिग्री भी कह सकते हैं या फिर 0 डिग्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री पुट कर देंगे, लाइन का स्लोप निकालते हैं। तो इस और थीटा की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। क्यों होती है थीटा की वैल्यू? चलो देख लो क्यों होती है 180 डिग्री। मैं बता रहा हूं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री क्यों होती है, याद बताना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है। अगर लाइन बिल्कुल इसके साथ साथ चल रही है, मान लो ये लाइन है, ये लाइन एल है, ये एक्स एक्सिस के साथ साथ है, तो इसका एंगल कितना? 0 डिग्री। अब ये लाइन थोड़ी सी घुमा दो इधर, तो एंगल कुछ और आ गया। अब इस लाइन को थोड़ा सा और घुमा दो, एंगल कुछ और आ गया, ठीक है। अब एंगल कुछ इसको फिर भी परपेंडिकुलर कर दो, अब एंगल 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री बन गया। इसी लाइन को घुमा रहा हूं,
इसी लाइन को ही मैं बार बार घुमा रहा हूँ, इसी एल लाइन को घुमा रहा हूँ, इस ऐसे थी, अब ये ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे 90 डिग्री बन गया। तो एंगल क्या हुआ, पहले 0 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हो गई, इसको 45 मान लो, इसको 90 मान लो, फिर ये और घूम जाएगी, इस तरह से घूम जाएगी, इस तरह से। ठीक है, ये कुछ और, ये कुछ बड़ा एंगल बना दिया इसने, 120 डिग्री मान लो, फिर ये और घूम जाए, मान लीजिए ये ऐसे घूम जाएगी, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये ऐसे घूम जाएगी, पूरा एंगल बन गया, कितने डिग्री का बन गया, इसको 150 डिग्री मान लो। अब ये घूमते घूमते ऐसे बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, ऐसे चले जाए, ये ऐसा है। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का बन गया, ये पूरा 180 डिग्री का बन गया। तो इसके अंदर कोइंसाइड हो जाएगी, तो एंगल कितने डिग्री का बना, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री का बन गया। लेकिन जैसे जैसे ये घूमते हुए, जैसे लाइन क्या थी, पहले ये थी, फिर यहाँ पर आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर ये आई, फिर इसमें मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही। लेकिन अगर ये लाइन इतना जाने के बाद फिर पर ऐसे घूम जाए तो होगा क्या, लाइन कैसे जाएगी, लाइन का वापस बाहर निकल जाएगी ऐसे। तो जैसे ही लाइन वापस बाहर निकलेगी तो यहाँ से एंगल मेजर करना दोबारा शुरू कर देंगे, यहाँ से मेजर करना शुरू कर देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से ये 180 तो कंप्लीट हो गया, फिर जैसे ये लाइन बाहर निकलेगी ऐसे, तो ये एंगल इस एक्सिस से दोबारा से एंगल बनाना शुरू कर देगी, यहाँ से एंगल बनना शुरू कर देगी, तो फिर दोबारा वही 0 डिग्री से शुरू हो जाएगा एंगल। ठीक है ना, तो इसकी जो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में मेजर की जाती है। ठीक है, चलिए, अरे समझ रहे हो क्या या नहीं? समझ में आ रहा है क्या? चलिए भाई, आपकी मर्जी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत लेट आते हैं, आराम से आप करेंगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, अच्छा, तो ये तो होगी बात नहीं। अगर अगर जैसे कि मैं कह दूं भाई, ये है एक लाइन है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन एक एंगल बना रही है 45 डिग्री का। ठीक है, इसको नाम देते हैं थीटा, इसको कहते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, और एंगल हमेशा ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर करनी चाहिए। ये लाइन कौन सा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या बनानी चाहिए, एंगल बनाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनना चाहिए, जैसे कि यहाँ बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन बताओ, तो आप सीधा लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू 1 आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपने ध्यान रखिए। अब एक बात और, यहाँ पर अगर ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मैं जो आपको बात बताना चाहूंगा वो भी ये क्या है, एक लाइन का स्लोप निकालना जब इंक्लिनेशन दे रखा हो। अब पता क्या कहता है, अगर लाइन का स्लोप निकालना हो, आपकी बार 2 पॉइंट दे दिए जाए, क्या दे दिए जाए बेटा, 2 पॉइंट दे दिए जाए, तो फिर कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दे दिए जाए, तो अब स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे, उसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, लेकिन टाइम अब खत्म हो गया। ठीक है, देखना हो एक मिनट टाइम कितना है, 54 हो गया यहाँ पर। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, आसान है मुश्किल नहीं है, हो सकता है समझा ही दूंगा। हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन निकालना सीख रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया मैंने, P ऑफ x1 y1, एक पॉइंट, एक लाइन है जिस पॉइंट से पास होती है। ठीक है, एक पॉइंट दे रखा है इस लाइन पे P ऑफ x, y। एक मिनट भाई, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे बनाना पड़ेगा भाई, ऐसे दिखाई नहीं देगा। ये स्ट्रेट लाइन, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस दे दिया, वाई एक्सिस दे दिया, ये ओरिजिन आपको नजर ही आ रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन गिवन है भाई, वो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास होती है। चलो मैंने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1।
इसके कोऑर्डिनेट है क्यू, x2, y2, ठीक है जी। एक p के कोऑर्डिनेट एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंटों से पास होती हो। तो पता है क्वेश्चन क्या है, अगर एक लाइन इन दोनों पॉइंटों से पास होती हो तो बताओ इस लाइन की स्लोप क्या होगी। क्या निकालना, इस लाइन की स्लोप निकालनी। चलो ध्यान देना कैसे समझाऊंगा। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 90 डिग्री का, इससे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो 90 डिग्री का। ध्यान दो P और Q पॉइंट से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए ऑन द x एक्सिस। फिर आप मुझे एक चीज बताओ, अगर ये यहां से भी चाहो तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे इधर y एक्सिस पर, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। वैसे मैं आपको मेथड बता रहा हूं, चाहो तो डायरेक्टली फार्मूला समझा सकता हूं कि फार्मूला ये याद कर लो, ठीक है। लेकिन इसका क्या मतलब है, P पॉइंट है, x y1 है, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है, जो आगे जा रही है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, चलो इसके हिसाब से y1 होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ, ये x1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, x1, ठीक है जी। अच्छा x2, y2 का क्या के कोऑर्डिनेट x2, y2 जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो y2 का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है, ये y2 होना चाहिए। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y2 है, ये x2 कहाँ पर है, x2, ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, x2 हो गया, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी, ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो समझ में आ रही होगी, x2 हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है तुम क्या करते हैं, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है, इसके लिए दो पॉइंट आपको दे ही रखे हैं, एक पॉइंट परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ आपने यहाँ किया, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहाँ से किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों पॉइंट जब ड्रॉ कर दिए लाइन के ऊपर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करो, इस लाइन को आगे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री, ये ट्रायंगल बन गया। इससे P Q R ट्रायंगल की तरफ ध्यान दो, P Q R ट्रायंगल की तरफ ध्यान दो, ठीक है। P का पॉइंट क्या था, x1, y1, Q का पॉइंट क्या है, x2, y2, ये पॉइंट क्या है R, ये कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये बताओ, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x2, पूरा डिस्टेंस कितना है, x2, ये डिस्टेंस कितना है, x1, तो ये कितना बनेगा, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी कितना होगा, x2 माइनस x1, ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट किसके बराबर हुआ, ये x और y1 था, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, x2 माइनस x1 आ गया। अच्छा ये पूरा डिस्टेंस कितना है, y2, ये डिस्टेंस कितना है, y1, तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, ये डिस्टेंस कितना बचेगा, y2 माइनस y1। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस y2 माइनस y1 है, तो इसके सामने वाला ट्रायंगल इसमें चेक करो, ये ट्रायंगल चेक करना, ये वाला, ठीक है। ये जो लाइन है वो इसके बराबर है, ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ, y2 माइनस y1, तो ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस y2 माइनस y1 है, QR बोल रहे हैं इसको, QR कितना आ गया, y2 माइनस y1, ठीक है जी। ये ट्रायंगल के अंदर हमने ये चीज निकाल ली। मैं मान लेता हूं जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है आगे, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस में कुछ एंगल बनाएगी, मैं इसको नाम दे देता हूं थीटा। अरे अब तक अगर एन इंक्लिनेशन थीटा होता तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती थी, याद करो। अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा बनाती है तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होती थी, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। लेकिन ये जो लाइन है और जो ये लाइन है x एक्सिस बात कर रहा हूं, ये दोनों लाइन में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये कैसी ट्रांसवर्सल काम कर रही है, तो ये थीटा, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। तो दिस एंगल इज थीटा, दिस थीटा, दिस इज आल्सो, बिकॉज़ these two lines are parallel, these two lines are and this is transversal line, तो थीटा, ये भी थीटा, क्योंकि थीटा तो मैंने माना है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होना चाहिए, तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू थीटा, ठीक है। इन द ट्रायंगल PQR ट्रायंगल, थीटा दैट इज आल्सो इक्वल टू थीटा, ठीक है। बट ये लाइन मेक्स एन एंगल theta with the positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. So slope of this line L, this line L का slope क्या होगा, slope of line L is equal to tangent of theta, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ slope of line L is equal to tangent theta, बस खत्म होने वाला है। slope of line is equal to tangent of theta। अब
थीटा यहाँ पर भी दे रखा है, इस ट्रायंगल के अंदर थीटा दे रखा है, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने के हिसाब से, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने के हिसाब से टेंजेंट थीटा किसकी बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके हिसाब से थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे रखा थीटा, इसमें भी तो थीटा है यहाँ पर, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना? y2 माइनस y1, बेस कितना? x2 माइनस x1, दैट इज द स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज द फार्मूला ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। इससे पता चलता है, आप अब भले ही आप सारी चीज भूल जाओ, अब बस एक ही बात याद रखो, अगर ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट से पास होती है x1, y1, दूसरा पॉइंट है x2, y2, अगर कोई लाइन दोनों पॉइंटों से पास होती है तो उसका स्लोप निकालने का फार्मूला, लाइन का स्लोप निकालने का फार्मूला होगा y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट कर दो और x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज द फार्मूला ऑफ स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन जब लाइन पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स, व्हेन लाइन पासिस थ्रू द 2 पॉइंट्स। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अरे बोलो।